बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा अध्याय है 2 और हमारी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती। बच्चों, इससे पूर्व में हमने मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी थी। आज हम लेखिका कृष्णा सोबती का एक शब्द चित्र यानी संस्मरण हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बच्चों, उससे पहले जो इनका जो शब्द चित्र है जो हम हसमत से लिया गया है उसका नाम है मियां नसरुद्दीन। सर्वप्रथम बच्चों हम लेखिका का परिचय देखेंगे और उसके पश्चात हम पाठ परिचय देखेंगे और तत्पश्चात जो संस्मरण लिखा गया है उसका कुछ भाग मियां नसरुद्दीन का हम उसको यहाँ आज अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे जीवन में साहित्य का क्या स्थान है। मैं आपको शुरुआत से बताती आ रही हूँ, जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा स्थान होता है। साहित्य हमारे जीवन को तरह तरह के रंगों में ढालता है और साहित्य हमारे जीवन को पूर्ण रूपेण बदल देता है। देखो, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। देखो, परिस्थितियाँ सदैव समान नहीं रहती है, समय परिवर्तनशील है, समय सदैव परिवर्तित होता रहता है। तो समय वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता रहता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। यानी पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा समय फिर एक हो जाता है। यानी जो साहित्य प्राचीन कालीन जो साहित्य आदिकाल में लिखा गया, यदि हम उस साहित्य को आज हम पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते पढ़ते उसके अंदर इतना खो जाते हैं कि हम वापस से उसी काल में पहुंच जाते हैं। तो साहित्य क्या है, जो पठन पाठन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से समय को एक कर देता है, यानी वर्तमान काल और जो हमारा भूतकाल है उसको आपस में मिला देता है। या हम इस तरीके का साहित्य देखें जो कि भविष्य काल के लिए लिखा गया है और हम यदि हम उसको वर्तमान में पढ़ रहे हैं तो हम इस तरीके की मतलब अपने अंदर अनुभव हमें होता है कि हम अपने भविष्य में पहुंच गए। तो साहित्य क्या है, जीवन में साहित्य का बहुत स्थान है क्योंकि यह समय वह रंग है जो अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन की प्रक्रिया द्वारा फिर से एक हो जाता है। तो बच्चों, आज हम सर्वप्रथम लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय जानेंगे। बच्चों, कृष्णा जी का जन्म 18 फरवरी सन 1925 में गुजरात में पश्चिमी पंजाब जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बच्चों, जो पश्चिम हमारे पंजाब का जब भारत और पाकिस्तान एक थे आज़ादी से पहले, तो उस वक्त जो पश्चिमी पंजाब था, पंजाब का जो पश्चिमी हिस्सा था जो वर्तमान में पाकिस्तान में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी बच्चों, इनकी रचनाओं के यदि आप नाम देखोगे तो कुछ कुछ अरबी फारसी, यानी ये सब रचनाएं इनकी अधिकतर कब से थी, यानी कि इन्होंने जो लिखी है वो आज़ादी से पहले की है, जब हमारा हिंदू और मुस्लिम समाज एक था। तो बच्चों, इनकी जो रचनाएं हैं वो उनमें जो अधिकतर शब्द आए हैं वो उर्दू फारसी अरबी फारसी के शब्द आए हैं। देखो, इनकी रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। ये तो है इनके उपन्यास, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके उपन्यास हैं। इसके अलावा डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। बच्चों, कौन कौन से? डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे और सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह। इन कहानी संग्रहों में बहुत सारी कहानियां हैं। अब देखो बच्चों, हम हशमत, शब्दों के आलोक, इन दोनों में ये दोनों शब्द चित्र और संस्मरण है। बच्चों, हम हशमत और शब्दों के आलोक, ये शब्द चित्र हैं और संस्मरण है। शब्द चित्र क्या होते हैं बच्चों? ऐसे शब्द जो हमारे सामने चित्र खींच देते हैं। जब हम उन शब्दों को पढ़ते हैं तो वो हमारे सामने एक चित्र के रूप में सामने आने लगते हैं, उसे हम शब्द चित्र कहते हैं। और संस्मरण क्या होते हैं बच्चों? जो यादें होती हैं पुरानी, जो उन्हें हम स्मरण कर करके लिखते हैं, वो संस्मरण कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हम हसमत से मियां नसरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक शब्द चित्र है। आगे देखो बच्चों, इनके जो प्रमुख सम्मान है कृष्णा जी के, वो है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य की महत्तर सदस्यता सहित अनेक इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। यानी लेखिका बहुत ही महान लेखिका थी। इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 को इनकी मृत्यु हुई है।
हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबाती की विशिष्ट पहचान है। जब हम हिंदी कथा साहित्य को उठा के देखते हैं तो उसमें लेखिका कृष्णा सोबती की एक विशिष्ट पहचान हमें दिखाई देती है। वे मानती हैं कि कम लिखना और विशिष्ट लिखना, देखो बच्चों इस लाइन को देखो, वे कहती थी कि कम लिखना चाहिए लेकिन विशिष्ट लिखना चाहिए, शब्द कम से कम काम में आने चाहिए लेकिन ऐसे शब्दों जो पढ़ने वाले के ऊपर अपनी छाप छोड़ दें। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। यानी कि वो संयमता से लिखती थी, कम शब्दों को लिखती थी, लेकिन उनके लिखे हुए शब्द इतने अनुभव के आधार पर थे कि वो पढ़ने वाले के हृदय पर सीधी छाप छोड़ते थे। इसलिए उनकी जो रचनाएं हैं उन्होंने नित्य नया एक पाठक वर्ग बनाया, यानी उनकी रचनाओं को पढ़ने वाले बहुत सारे लोग थे। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी की साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। जो साहित्य का संसार है जिसमें बड़े बड़े लेखक साहित्य लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, कहानी संग्रह लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, बहुत सारी विधाएं लिख रहे हैं, संस्मरण है, शब्द चित्र है, रेखा चित्र है, इतनी विधाएं जब वो लिख रहे हैं तो उनमें उनके जो कई उपन्यास हैं, उनकी जो लंबी कहानियाँ, उनके जो संस्मरण हैं, वो हिंदी साहित्यिक संसार में वो क्या कर रहे हैं, अपनी दीर्घजीवी यानी लंबी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देखो उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। मतलब उन्होंने जो साहित्य लिखा है, उन्होंने जो कहानियाँ लिखी, उसमें कई चरित्र ऐसे हैं जो आज तक पढ़े लिखे जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं और सुने भी जाते हैं, यानी कि उन्हें अमर कहा जा सकता है। जैसे मित्रों, शाहिनी, हसमत आदि। ये क्या है बच्चों, ये इनके शब्द चित्र हैं, मित्रों, शाहिनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, यानी भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब देश में कितने दंगे फैले, कितना कुछ हुआ, उस विभाजन पर कई लेखकों ने हिंदी में अपने अपने निबंध लिखे, कहानियाँ लिखी, गद्य की बहुत सारी विधाएं लिखी गई थी, कालजयी रचनाएं लिखी गई। उनमें से कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा, क्योंकि कृष्णा जी ने भारत और पाकिस्तान विभाजन पर बहुत अच्छी अच्छी रचनाएँ लिखी, और भारत और पाकिस्तान जब एक थे उस वक्त भी उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएँ लिखी, तो उनका जो नाम है पहली कतार में रखा जाएगा, यानी सर्वप्रथम सबसे ऊपर रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, यशपाल जी का झूठा सच, राही मासूम राजा का आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस, ये देखो बच्चों तमस जो उपन्यास था, ये उपन्यास टेलीविजन पर भी दिखाया गया था। इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय की सारी बातें इसमें दिखाई गई थी। उसके साथ साथ कृष्णा सोबाती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। यानी भारत पाकिस्तान विभाजन पे, भारत जब और पाकिस्तान जब भारत में था उस वक्त ये प्रमुख जो उपन्यास लिखे गए थे, यशपाल जी का झूठा सच, राही मासूम राजा का आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ कृष्ण सोबाती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि हमें दिखाई देती है। अब देखो बच्चों, संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। जो हम हसमत है बच्चों, ये संस्मरण भी हम इसको कहते हैं और इसको हम शब्द चित्र भी कहते हैं। इस शीर्षक से उनकी कृति का एक विशिष्ट स्थान है। उनकी एक जो कृति है, जो ये हम हसमत लिखी गई है, उसका साहित्य में एक बहुत बड़ा स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन करके एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम हसमत जो शब्द चित्र या संस्मरण है, उसके अंतर्गत उन्होंने एक दूसरे व्यक्तित्व का, यानी अपने जैसे ही किसी दूसरे व्यक्तित्व के रूप को उन्होंने हसमत नाम के चरित्र, यानी चरित्र का नाम हसमत दिया है, और उसका सृजन कर यानी उसका निर्माण कर एक अद्भुत प्रयोग करके एक नया और अनूठा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखो बच्चों, कृष्णा जी के भाषिक प्रयोगों में भी विविधता है। यानी कृष्णा जी केवल खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिख रही है, कृष्णा जी केवल उर्दू अरबी में नहीं लिख रही है, उनकी जो भाषा ही है उसमें बहुत सारी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है, यानी हिंदी की जो कथा भाषा है उसको एक नया रूप दिया है, नया आयाम दिया है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, देखो उनकी भाषाओं में क्या क्या है, एक तो संस्कृत निष्ठ
तत्समता है, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, तद्भव भाव में भी आते हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृत के साथ में तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए उर्दू का बागपन डाला है, पंजाबी की जिंदा दिली डाली है। ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। यानी उनकी जो साहित्य की भाषा है उसमें संस्कृत में तत्सम शब्द आएंगे, उर्दू का बागपन यानी उर्दू के उसमें शब्द आएंगे, इसके अलावा पंजाबी के शब्द भी उसमें काम में लिए गए हैं। तो ये सब सारे शब्द उनकी रचनाओं में एक साथ मौजूद है। बच्चों ये बहुत मुश्किल है, यदि हम किसी साहित्य को लिखने बैठते हैं, हम बोलचाल की भाषा में यदि उसे लिखेंगे तो उसमें उर्दू और अरबी के शब्द आ सकते हैं, लेकिन पंजाबी के शब्द भी उसमें डालना, हिंदी खड़ी बोली भी उसमें डालना और इसके अलावा उर्दू अरबी फारसी के शब्द डालना अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। आगे देखो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे बच्चों ये एक शब्द चित्र है और इस शब्द चित्र को आज हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। हमारी जो पाठ्य पुस्तक आरोह है जिसमें जो ये पाठ आया है उसका जो हम यहाँ सार जानेंगे। देखो बच्चों, मियां नसरुद्दीन, हमारे पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन। नसरुद्दीन जो एक शब्द चित्र है ये हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। हम हस्मत नामक जो शब्द चित्र है, जो संस्मरण है, उससे ये मियां नसरुद्दीन लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व को, उनकी रुचियों को और उनके स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। यानी जो पाठ हम पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन कौन थे? नानबाई। आपने देखा है अभी जैसे नान यानी मैदा की जो रोटियां बनती हैं उन्हें हम नान कहते हैं, और रोटी को बनाने वाला क्या होता है? बाई कहलाता है। तो ये हो गया नानबाई, यानी ये कोई महिला नहीं है, ये है तो पुरुष ही, लेकिन जब ये रोटियों के कई प्रकार की जब ये रोटियां बनाते हैं, चपाती जिसको हम कहते हैं, वो जब ये बनाते हैं तो इन्हें नानबाई नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन का उनका व्यक्तित्व, उनकी रुचि और जो उनका स्वभाव है उसका शब्द चित्र यहाँ खींचा गया है। शब्दों के रूप में उनके चित्र को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। यानी जो ये पाठ है इसमें क्या होता है, लेखिका जब मियां नसरुद्दीन के पास पहुंचती है और उनसे पूछती है कि आपने ये रोटी कहाँ से बनानी सीखी, आपका नाम नानबाई कैसे पड़ा, आपको ये विरासत कहाँ से मिली, तो ये सब चीज़ें पूछते हुए जब मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई यानी अपने एक रॉयल अंदाज में, जिसको अपन कहते हैं अपने शाही अंदाज में, क्या कहते हैं, रोटी पकाने की कला को बताते हैं, साथ ही इसमें अपनी खानदानी महारत जो उनको हासिल है उसके बारे में बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। यानी जो मियां नसरुद्दीन है वो अपना जो उनका हुनर है, जो उनकी अपनी कला है, उस कला को वो क्या करते हैं, क्या किस चीज़ का दर्जा दे रहे हैं, वो ऐसी कला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अपने पेशे को यानी जो काम वो कर रहे हैं उसको वो एक हुनर बता रहे हैं और एक कला बता रहे हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। यानी मियां नसरुद्दीन के अनुसार जो काम हम कर रहे हैं, जो पेशा हमारा है, वो एक कला है। वो केवल एक धंधा नहीं है कि हम अपना रोजगार कर रहे हैं, हम अपना व्यापार कर रहे हैं, वो नहीं है, वो एक कला है और वो अपनी कला को करके सीखने का असली हुनर मानते हैं। हुनर जानते हो बच्चों, यानी कि किसी को कोई चीज़ आना, कोई व्यक्ति किसी चीज़ में पारंगत होना। यानी अपन कहते हैं ना हाथ का हुनर आना चाहिए, किसको सिलाई का आता है, किसी को बुनाई का आता है, किसी को खाना बनाने का आता है, और आजकल तो वो पार्लर के जो कोर्स चल गए, ये भी एक हाथ का हुनर है। यानी हाथ में जो हमारे हुनर है, यानी जिस कला में हम पारंगत है उसे हम हुनर कहते हैं। आगे देखो बच्चों, अब हम अपने पाठ मियां नसरुद्दीन को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, साहबू उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहाओं के धूम धड़क्के से नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। देखो बच्चों, मैं आपको कहानी की शुरुआत बताती हूँ। ये जो शब्द चित्र है, कहानी तो हम इसको नहीं कहेंगे, ये शब्द चित्र है। क्या होता है, लेखिका, ये साहिबो यहाँ किसको बताया गया है, लेखिका एक दिन कहीं जा रही थी। मैं आपको साधारण भाषा में बताती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, निकलते निकलते मटिया महल की तरफ वो
चली गई, कहीं गढ़चिरैया में कोई मटिया महल है उसकी तरफ वो चली गई। तो उन्होंने क्या देखा, आज तक जो लेखिका थी वो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से मिली, साहित्यकारों से मिली और कला के हजारों हजारों मसीहाओं से भी वो मिली। और यदि वो उस दिन मटिया महल की तरफ से ना गुजरती तो वो उस धूम धड़ाके में, यानी राजनीति, साहित्य और कला के हजार हजार मसीहों का जो धूम धड़ाका है, इन्हीं लोगों का हम क्या लेते रहे, इंटरव्यू लेते रहे, इन्हीं लोगों के बारे में हम जानते रहे हैं। यानी जो लोग कला के हुनर है, यानी हाथ के हुनर है, उनकी तो कोई परवाह हमारे देश में है ही नहीं। तो यहाँ जो हमारी लेखिका है वो कह रही हैं कि उस दिन अपन का अर्थ है यानी कि मैं या हम मटिया महल की तरफ से न जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजारों मसीहाओं के धूम धड़ाके के बीच में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे पहचानते। यानी लेखिका निकलते निकलते मटिया महल की तरफ चली गई और वहाँ मियाँ नसरुद्दीन के यहाँ पहुँच गई। मियाँ नसरुद्दीन कौन थे? नान भाइयों के मसीहा मियाँ। नान भाई कौन होते हैं? जो तरह तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम करते हैं, वो नान भाई कहलाते हैं। और कैसे उठाते लुत्फ यानी उनसे जो बातचीत का जो उनका अंदाज था, उसका जो मज़ा था, वो कैसे उठाते मसीही अंदाज का। मसीही मतलब अग्रगण्य व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो शाही व्यक्ति होता है, उनके अंदाज का हम कैसे मज़ा उठाते यदि हम मियाँ नसरुद्दीन से नहीं मिल पाते और यदि हम मटिया महल की तरफ ना जाते तो हम इन राजनीतिज्ञों में, इन साहित्यकारों में और कला के हजारों हजारों लोगों में ही उलझे रह जाते। तो लेखिका एक दिन मटिया महल की तरफ निकली और वहाँ उन्हें मियाँ नसरुद्दीन की दुकान दिखाई दी जिसके ऊपर नान भाई लिखा हुआ था। नान भाई यानी कि जो रोटियां बनाते हैं। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। यानी लेखिका बता रही है एक दोपहर का समय था, जामा मस्जिद के आड़े पड़े, यानी जामा मस्जिद के जो सामने जो पड़ रहा है, आड़े मतलब जो आड़ा सामने जो पड़ा हुआ मटिया महल है, उसके गड़ैया मोहल्ले की तरफ हम चले गए। यानी घूमते फिरते चले गए तो एक निहायत का मतलब होता है बहुत ही अत्यधिक, निहायत का मतलब अत्यधिक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पट आटे का ढेर संती देकर ठिठके यानी रुके। यानी कि लेखिका थी वो क्या हुआ, मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, एक अत्यधिक मामूली अंधेरी सी, यानी बहुत मतलब अंधेरा सा हो रहा था। उस कोठरी के अंदर या दुकान के अंदर पटापट आटे का ढेर संते देखकर ठिठके, यानी बहुत सारे आटे का ढेर रखा हुआ था और उसको सनते हुए, यानी गूंदना, सनने का मतलब गूंदते हुए देख करके लेखिका वहाँ रुक गई। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, यानी क्या था, मुस्लिम मोहल्ला था तो जो लेखिका थी उसने सोचा कि सेवइयों के लिए इस आटे को गूंदा जा रहा होगा। पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। जब लेखिका ने ये पूछा कि यहाँ ये इतना सारा आटा क्या सेवइयों के लिए गूंदा जा रहा है, तो पता चला कि नहीं, ये तो जो खानदानी नान भाई है मियाँ नसरुद्दीन, उनकी ये दुकान है। मियाँ मशहूर है किस लिए? 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। किस्म का अर्थ होता है प्रकार, यानी कि आज लेखिका उस दुकान पर खड़ी है मियाँ नसरुद्दीन नान भाई की पे, जो कि 56 तरह की, यानी 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर है। यानी 56 तरह की रोटियां, अलग अलग डिजाइन की रोटियां। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। यानी कि लेखिका कृष्णा जी ने जब अंदर देखा तो उन्होंने देखा कि मियाँ हैं, जो मियाँ नसरुद्दीन है, वो एक चारपाई पर बैठे हैं और बीड़ी पी रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। देखो मौसमों की मार, यानी एक तो उम्र की मार थी, एक परेशानी की जो मार होती है, उससे क्या होता है, पका हुआ चेहरा, उम्र से पहले चेहरा पक जाता है, यानी चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ आई हुई थी। आंखों में काइयाँ भोलापन, काइयाँ का मतलब होता है बच्चों वैसे तो धूर्त और चालाक, वैसे काइयाँ का अर्थ चंटपन भी होता है, यानी उनकी आंखों में बहुत चंटपन था। नहीं, चंट अपन जो साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं, धूर्त नहीं कह सकते हैं अपन इसको, मतलब एक होशियारी का,
यानी कहीं भी वो व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, यानी कि होशियारी का या चालाकी का भोलापन था। और पेशानी, पेशानी का अर्थ है बच्चों मस्तक या ललाट पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, यानी जो मंजे हुए उम्र को जो पा जाते हैं और जो मंजे हुए कारीगर होते हैं, यानी कि जिनको सब कुछ आता है, उस कारीगर के जो तेवर थे वो उनके ललाट पर यानी उनके मस्तक पर दिखाई दे रहे थे। किसके? मियाँ नसरुद्दीन के। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। यानी जब लेखिका उनकी दुकान पर पहुंची मियाँ नसरुद्दीन की पे, तो मियाँ नसरुद्दीन ने अपनी नज़रें उठाई, बीड़ी पीते हुए चारपाई पर बैठे और उनको ग्राहक समझा। ग्राहक का मतलब जानते हो ना, जो चीज़ खरीदने वाले आते हैं, और ग्राहक समझकर नज़र उठाई और बोले, फरमाइए भाई क्या चीज़ चाहिए आपको, कौन सी रोटी चाहिए आपको। उनका कहने का मतलब ये था। झिझक से, झिझक का मतलब है संकोच से। यहाँ लेखिका ने संकोच से कहा क्योंकि लेखिका खुद ग्राहक तो थी नहीं, और कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने हैं यदि आपको वक्त हो तो। उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन से कहा कि हमें आपसे कुछ एक सवाल पूछने हैं यदि आपके पास कुछ वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंचहजारी अंदाज यानी कि कुछ मतलब एक रॉयल अंदाज में जो होता है ना, जो शाही अंदाज में सिर हिलाया और बोले, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, यदि अब आप आ ही गई हो दुकान तक, जब आप हमारे सिर पे ही आके खड़ी हो गई हो तो हम थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। पर यह बताइए या यह कहिए कि आपको पूछना क्या है, आप पूछना क्या चाहती हैं। फिर घूर कर देखा। किसने? मियाँ नसरुद्दीन ने उनको, लेखिका को घूर कर देखा और जोड़ा, जोड़ा का मतलब और बोले, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। यानी कि मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका से पूछा, क्योंकि ये यहाँ मुस्लिम शब्द आए हैं, अरबी फारसी के शब्द आए हैं, इसलिए यहाँ लेखिका को भी मियाँ शब्द बताया गया है। यानी कि मियाँ तुम कहीं अखबार नवीश, अखबार नवीश का मतलब होता है बच्चों पत्रकार तो नहीं हो, कहीं हमारी खोज खबर लेने तो नहीं आई हो। यह तो खोजियों की खुरापात है। खोजियों की खुरापात किसको कहते हैं बच्चों? शरारत। यानी खोजी किसको कहा गया है? यहाँ अखबार वालों को। खुरापात का मतलब शरारत, यानी अखबार वाले बहुत शरारती होते हैं, मन में आए जो छाप देते हैं। तो यहाँ मियाँ नसरुद्दीन पूछ रहे हैं लेखिका से कि आप अखबार नवीस तो नहीं हो, यानी पत्रकार तो नहीं हो, क्योंकि ये खोजियों की खुरापात होते हैं, जो अखबार वाले होते हैं, जो खोज खोज करके शरारतें कर करके कुछ ही छाप देते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। निठल्ला मतलब बेकार। यानी कि यह लेखक जो पत्रकार है उनके बारे में, यानी कि हम मियाँ नसरुद्दीन है जो पत्रकार है उनके बारे में कह रहे हैं कि हम तो जो अखबार बनाने वाले हैं, यानी कि जो अखबारों को संपादक जो होते हैं वो, और अखबार जो बेचते हैं पत्रकार लोग जो होते हैं, और जो लोग अखबार बेचते हैं और जो लोग अखबार पढ़ते हैं, उन दोनों को ही हम बेकार यानी निठल्ला समझते हैं। यानी उनके पास कुछ काम तो होता नहीं है, ना तो अखबार वालों के पास काम होता है, ना अखबार पढ़ने वालों के पास काम होता है। किसकी नज़र में? मियाँ नसरुद्दीन की नज़र में। अब आगे देखो, हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम? यानी मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं कि जो लोग काम वाले होते हैं ना, जो वास्तव में काम करते हैं, वो अखबार वालों के साथ नहीं घूमते हैं। काम वालों का अखबार वालों से क्या मतलब है? खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हो। तकलीफ का मतलब परेशानी। यानी मियाँ नसरुद्दीन लेखिका से कह रहे हैं जब आप मेरी दुकान तक आ ही गए हो तो बताओ कि आपको क्या पूछना है। यहाँ तक आने की परेशानी जब उठाई ली है तो पूछ लो क्या पूछना चाहते हो। तो लेखिका बोलती है, पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। यानी कि लेखिका ये पूछती है, इल्म का मतलब होता है बच्चों कला या विद्या, और हासिल का मतलब होता है प्राप्त करना। तो लेखिका मियाँ नसरुद्दीन से पूछती है कि मियाँ हम तो केवल इतना जानना चाहते हैं कि तरह तरह की रोटी बनाने की कला आपने कहाँ से सीखी या कहाँ से प्राप्त की। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। देखो बच्चों, आंखों के कंचे फेरना, आंखों के कंचे फेरने का मतलब होता है किसी के ऊपर आंखें गड़ा देना, यानी घूर करके किसी को देखना। तो लेखिका यहाँ बता रही है कि मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी अपनी आंखें हम पर गड़ा ली। फिर तरेर कर बोले, यानी थोड़ा सा मतलब शाही अंदाज में या अपने रॉयल अंदाज में बोले। क्या मतलब तुम क्या पूछना चाहते हो? पूछिए साहब। मतलब तुम क्या पूछना चाहती हो, तुम क्या कहना चाहती हो? पूछिए साहब। पूछिए साहब का मतलब है यहाँ कहिए साहब, यानी कि आप कैसी बातें पूछ रही हो हमसे कि नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। भाई नान बाई जो खाना बनाने वाली होती है, जो रोटी बनाने वाली होती है, वो नान बाई होती है, वो क्या कला सीखने कहीं और जाएगा क्या?
यानी आप मेरे से इस तरह पूछ रही हो कि मैंने ये कला कहाँ से सीखी, तो क्या नानबाई कहीं कला सीखने और कहीं जाएगा क्या, या किसी नगीना साज के पास जाएगा, या क्या आईना साज के पास जाएगा, या मीना साज के पास जाएगा। यानी जो नानबाई है वो कला सीखने, यानी एक व्यंग्य के रूप में कह रहे हैं मियां नसरुद्दीन लेखिका से कि एक जो नानबाई है वो इस कला को सीखने नगीना साज यानी नगीना जड़ने के वाले के पास, या दर्पण बनाने वाले के पास, या मीनाकारी करने के वाले पास तो नहीं जाएगा। कहाँ से सीखेगा? जहाँ से रोटी बनतियाँ आई है वहीं से वो सीखेगा। आगे देखो और भी क्या कह रहे हैं मियां नसरुद्दीन, या रफूगर के पास जाएगा, या रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। देखो उन्होंने तो केवल लेखिका ने एक ही बात पूछी थी कि आपने ये इल्म कहाँ से प्राप्त किया, यानी आपने ये कला कहाँ से सीखी। लेकिन मियाँ को बड़ा गुस्सा आया। मियाँ ने कहा कि ये आप ऐसी बातें पूछ रही हो। लेखिका से कहा कि क्या जो रोटी बनाने का इल्म है या रोटी बनाने की कला है उसको सीखने के लिए क्या मैं किसी नगीना साज, आईना साज या मीना साज के पास जाऊँगा, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली के पास सीखने जाऊँगा। यानी कि रफूगर कौन होते हैं बच्चों? जो फटे कपड़े को दुरुस्त करके सीने वाला। रफूगर देते हैं जहाँ मान लो कपड़े के बीच में कहीं से कट लग गया है तो उसके ऊपर पेच लगा करके उसको रफूगर देते हैं। रंगरेज कौन होते हैं? जो कपड़ों की रंगाई का काम करते हैं, वो कारीगर। तंबोली कौन होते हैं? जो पान बेचते हैं, उन्हें तंबोली कहते हैं। तो मतलब मियां नसरुद्दीन ने एक व्यंग्य से लेखिका से ये सब कहा। अब आगे क्या कह रहे हैं मियां नसरुद्दीन, क्या फरमा दिया साहब आपने, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। यानी आप कैसी बातें कर रही हो कि हम इल्म सीखने कहाँ जाएंगे, किसी रंगरेज के पास, किसी रफूगर के पास, किसी तंबोली के पास, वहाँ तो हम जाएंगे नहीं। ये तो हमारा खानदानी पेशा है। यानी ये जो पेशा मतलब धंधा, जो काम हम कर रहे हैं ये हमारा खानदानी है। हाँ, इल्म की बात पूछी, इल्म यानी कला की बात पूछी, तो जो कुछ सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा है। यानी हमने जो कुछ भी सीखा है, यदि आप कला की बात पूछना चाहती हो तो ये कला हमने वालिद मतलब पिताजी और उस्ताद मतलब गुरु, अपने गुरु पिता से ही सीखा है, अपने पिताजी से सीखा है जो कि हमारे गुरु थे। उर्दू भाषा में पिता को क्या कहते हैं? वालिद, और गुरु को कहते हैं उस्ताद। मतलब यह है, अब नसरुद्दीन कह रहे हैं मियां नसरुद्दीन, मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर उन्हीं के ठिये पर हम बैठ गए, या ठिये पर। मैं आपको ये समझाती हूँ। देखो बच्चों, अब क्या कह रहे हैं मियां नसरुद्दीन लेखिका से कि हम घर से न निकले, हम घर से बाहर निकले ही नहीं। जो कोई पेशा अख्तियार करते या कोई दूसरी चीज़ हम सीखते, हम तो घर में ही रहे। ना हम कभी मदरसे गए, ना हम कभी विद्यालय गए, हम तो कहीं नहीं गए। हमारे जो वालिद थे, हमारे जो उस्ताद थे, यानी जो हमारे पिता थे, हमने उनसे घर में ही ये काम सीखा। और बाहर जाते तो हम कोई पेशा अख्तियार करते। पेशा अख्तियार करना मतलब अपनाना, यानी हम कोई पेशा मतलब व्यवसाय करना, काम करना। हम बाहर निकलते तो कोई दूसरा काम करते, लेकिन हमने क्या किया, हम तो घर से ही ना निकले। हमारे बाप दादा का हुनर था, ये तो हमारे बाप दादा की कला थी, और वही हमने उनसे प्राप्त कर ली। यानी हमारे बाप दादा घरों में यही काम करते रहे थे, तो हमने उनसे यही चीज़ सीखी। वालिद मरहूम के उठ जाने पर, मरहूम यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मरहूम किसको कहते हैं? जिसकी मृत्यु हो चुकी है। यानी जब हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनके उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। यानी ठिये का मतलब होता है स्थान पर। जब हमारे वालिद मरहूम हो गए, यानी हमारे जब पिताजी की मृत्यु हो गई, तो हम उनके स्थान पर बैठ गए, और उन्होंने जो हुनर हमें दिया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चलता आ रहा है, और उस हुनर को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो बच्चों, आज हम इस जो शब्द चित्र है मियां नसरुद्दीन हम अस्मित से लिया गया है, उसको यहीं तक उसका अध्ययन करेंगे। आगे का अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। तो मैं समझ रही हूँ बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि लेखिका किस प्रकार घूमते फिरते मियां नसरुद्दीन के यहाँ पहुँच गई, जो कि एक नानबाई थे, और उनसे एक सवाल जवाब कर रही हैं। यानी वो पूछना चाह रही है कि ये पेशा उन्होंने कब अख्तियार किया, कैसे उन्होंने सीखा, और इसमें इस पेशे में वो क्या क्या काम करते हैं। और उनका जवाब है जो मियां नसरुद्दीन किस तरीके से दे रहे हैं, उसको हम यहाँ देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बच्चों, आगे का जो पाठ है उसे हम अगली कक्षा में लेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और इसके शब्दार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।